Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है ऑन 21 नवंबर 2026 एज पर द ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन. For everyone who is watching any video under the ProPCS channel for the very first time, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इन दिस सीरीज नेम्ड प्रज्ञान, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, वी आर कवरिंग पार्ट बी ऑफ द साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सिलेबस, जहां पे हम सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर द यूट्यूब वीडियोस. ओके, तो यदि आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको कैसे एक्सेस करना है मैं बता सकती हूँ आपको यूट्यूब में जाकर ProPCS चैनल सर्च करना है. अब जैसे ही ProPCS चैनल सर्च करेंगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे ProPCS चैनल के, तो आपको ये MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर सीरीज दिखेगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि सारे जो क्लासेस हैं वो अब लोडेड है. ठीक है, तो अगर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप प्रीवियस क्लासेस देखिए और वो प्रीवियस क्लासेस देखने के बाद ही क्लास 21 पे आइए. Okay, in the next video, before covering the questions from this particular theory topic, because what we are actually doing is we cover theory and then we practice questions based on the theory that we have covered already, right? तो अब जो next class होगी ना, उसमें I am directly going to cover the chromosome वाला part of this unit. I'll try to complete this unit in the next video जो भी होगा, and उसके बाद हम एक FLT कर लेंगे इस unit की, जिसमें हम सारे जो इस unit के topics हैं उनको बहुत अच्छे से बहुत सारे MCQs के साथ कवर करेंगे. एक FLT कंप्लीट करेंगे हम यूनिट 1 की. ठीक है, ऑलराइट, सो डोंट वरी, इसके बाद एक थ्योरी क्लास आएगी और यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी हमारी. ओके, ऑलराइट, यही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसके बाद, क्योंकि अब आपको पढ़ना आ गया है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी जो रिमेनिंग यूनिट है उनको कवर कर सकते हैं. ओके, फॉर एवरीवन जिनको यूनिट 1 के नोट्स चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको नोट्स चाहिए, आपने बहुत एनॉर्मस सपोर्ट और एनॉर्मस फीडबैक आपने नोट्स के ऊपर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सो ऑल दोस्त जिनको नोट्स की आवश्यकता है, दे कैन परचेज अ नोट ओनली एट ₹100. ठीक है, यूनिट 1 के नोट्स हैं ये. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी, इसमें सारे एस्पेक्ट जो है यूनिट 1 के उनको कवर किया गया है. एंड आप सभी के फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी को ये नोट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, उसके लिए थैंक यू सो मच. वी आर वेरी ग्लैड कि जिस उद्देश्य से ये नोट्स हमने प्रिपेयर किए थे वो उद्देश्य भली भांति पूर्ण हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वैल्यूएबल, सुपर वैल्यूएबल फीडबैक. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रिमेनिंग यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो आपको जुलाई एंड में मिल जाएंगे. ओके, एंड 5 यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो ₹400 में हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जुलाई एंड तक पूरे जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनके नोट्स भी ले सकते हैं. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी से जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेज कर लिए. बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फीडबैक नहीं दिया है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए. एंड अगर पूजा सोनी जी ये वीडियो देख रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है पूजा सोनी जी कि आपने ऑलरेडी जो पेमेंट है वो कर दी है, बट आपने अभी भी नोट्स जो है वो रिसीव नहीं किए. तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज आप जो नोट्स हैं उनको देख लीजिए एक बार एंड लेट मी नो योर फीडबैक. ओके, ऑलराइट, सो यस एवरीवन, कैसे परचेज करना है वो भी एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ. डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको इस पेज पर लेके आएगी. आपको यहाँ पे सेंड मैसेज क्लिक करना है एंड सेंड मैसेज में आपको लिखना है यूनिट 1 नोट्स. ओके, ऑलराइट, एंड आप सीधे हम तक पहुंच पाएंगे. उसके बाद टीम से आपको एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड में आपको ₹100 का पेमेंट करना है. जैसे ही आप ₹100 का पेमेंट करेंगे यू विल गेट द नोट्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे फीसिस की स्पेलिंग गलत है. आई एम सो सॉरी, माय बैड, दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, ऑलराइट, सो ये स्पेलिंग प्लीज डोंट माइंड, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है यहाँ पे फीसिस की. ठीक है, चलिए, सो दिस इज क्लास 21 वेर इन दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. वो प्रीवियस आपको जो वहां पे दिख रहा था थंबनेल में, दैट वाज नॉट करेक्ट. ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फीसिस एंड वेजाइनल सीक्रेशन. दिस इज क्लास 21 ऑफ यूनिट 1. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं, फीसेस एंड वेजाइनल सीक्रेशंस, ये सारी जो फीसेस और वेजाइनल सीक्रेशंस जो है, इन दोनों के ही अपने आप में कोई प्रिजम्पटिव टेस्ट्स नहीं है. ओके, कोई प्रिजम्पटिव टेस्ट नहीं है फीसेस या अगर आप वेजाइनल फ्लूइड के बारे में बात करो, लेकिन जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं
ओके जैसे कई बार आपको फेशियल जो सैंपल्स हैं उसमें ब्लड मिल सकता है, इनके अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एज बायोलॉजिकल एविडेंस। आपको समझ में आ रहा है ये? तो प्लीज आप अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है ना, तो हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले जो प्रीवियस क्लासेस है वो एक बार देख लीजिए ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ओके, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी feces, its composition, everything in very detail. Why? Because we want to cover feces as biological evidence. हमको एक्चुअली में feces को as biological evidence समझने का प्रयास करना है क्योंकि यही हमारे सिलेबस की डिमांड है। ओके, तो चलिए वी टॉक अबाउट feces. इट इज द सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम। ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो हमें पता है दैट फीसेस इज द सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल, बट फ्रॉम वेयर इट इज एलिमिनेटेड, इट्स एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमको पता है कि जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो फीसेस के फॉर्म में एक सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल की तरह हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। और डेफिनेटली आफ्टर डाइजेशन है ये, तो इसमें आपको अनडाइजेस्टेड फूड, इंटेस्टिनल सीक्रेशंस, बैक्टीरिया, शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स एंड इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। राइट नाउ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए दैट व्हाई फीसेस इज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस एंड हाउ इट हेल्प्स एक्चुअली। राइट, तो अगर आप फीसेस के बारे में बात करते हो उसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे समझना आवश्यक है। इफ वी टॉक अबाउट फीसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं। राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, अगर एपिथेलियल सेल्स पिक्चर में है तो डेफिनेटली हमको डीएनए मिल सकता है, न्यूक्लियर डीएनए हमको बहुत आराम से मिल सकता है। राइट, बट कई बार ये जो शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनका अमाउंट बहुत कम होता है जो शायद आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। राइट, बट अगर आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है देन यू कैन यूज फीसेस एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस। आर वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस नोट? राइट, तो देखिए फीसेस सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के बाद ये फीसेस आ रहा है, तो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ साथ इसमें माइक्रोब्स और शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। ओके ऑलराइट, अब देखिए फीसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्रक्रिया आपको जाननी इसलिए जरूरी है। एक क्विक रिकैप हम कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई फॉर्मेशन होता कैसे है। राइट, सो आफ्टर द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कोलोन आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन इंटेस्टिनल बैक्टीरिया फर्मेंट दी अनडाइजेस्टेड फूड। आपका जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड को क्या कर लेता है, फर्मेंट करता है। राइट, डेड एपिथेलियल सेल्स आर कंटिन्यूअसली शेड फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, म्यूकस इज सीक्रेटेड फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज कॉम्पैक्टेड एंड एक्सपेल्ड एज फीसेस। ओके, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई ये जो फीसेस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो हमने समझ लिया कि क्योंकि इसमें हमको शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स मिलने वाले हैं, इसीलिए ये एक बायोलॉजिकल सैंपल की तरह, एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, नाउ कभी कभी हमको फीसेस में ब्लड सैंपल्स भी मिलते हैं जो कि जिन्हें भी हम फिर से एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कोलन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपका जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करता है। इसके साथ साथ जो डेड एपिथेलियल सेल्स हैं, कहाँ के, आपके इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के जो डेड एपिथेलियल सेल्स हैं वो शेड हो जाते हैं और साथ साथ में ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस भी सीक्रेट होता है यहाँ पे। ओके, और जो रिमेनिंग मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट होके फीसेस की तरह एक्सपेल आउट किया जाता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस शेडिंग ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इफ वी टॉक अबाउट फीसेस इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। अभी हमने बात की थी क्योंकि इसके कॉम्पोजिशन में हमको एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, ये ह्यूमन डीएनए के सैंपल की तरह एक्ट करके एक अच्छी बायोलॉजिकल एविडेंस का रोल प्ले करते हैं। बट व्हेन जब आपके पास दूसरे ब्लड, सीमेन, ल्यूकोसाइट्स जैसे जो एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट ना हो तब। आपको समझ में आया?
ठीक है, इससे पहले भी हम बहुत सारे एविडेंसेस पढ़ चुके हैं, बट दिस इज, वी कैन से दैट दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस। मतलब जब आपके पास कोई और, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ब्लड पढ़ा है, सीमन पढ़ा है, ठीक है, टूथ पढ़ा है, ये सब चीजें नहीं रहेंगी, तो फिर वी लुक इनटू फीसेस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, प्रेजेंस हो सकता है यहाँ पर भी, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मुझे पता है आप सबको ये लगभग पता है, बट जस्ट टू रिएटरेट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, ये बहुत इजी सी चीजें होती है और हम इन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर जाते हैं, राइट, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है और हमें नहीं बनता, एंड वी थिंक दैट पेपर का लेवल बहुत टफ है, बिकॉज ये लेवल टफ नहीं कह सकते आप, क्योंकि तो इजी चीज है ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बट ये बात है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपको लगा था ये बहुत इजी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो वी टॉक अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसेस। नंबर वन इज कलर, ओके, इसको स्टूल भी कहते हैं। अगर आप फॉरेंसिक लैंग्वेज की बात करें, सो फीसल सैंपल को जो है उसे स्टूल भी कहा जाता है, ठीक है, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द कलर, नॉर्मल कलर इज ब्राउन, ओके, ऑलराइट। और ब्राउन किसकी वजह से होता है? स्टेरकोबिलिन के प्रेजेंस की वजह से ब्राउन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कलर नहीं आ रहा है, अगर ब्लैक कलर, रेड या किसी भी प्रकार का आप कलर डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रहा है या पेल स्टूल्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि या तो किसी प्रकार की डिजीज है या पॉइजनिंग है, और कई बार आपका जो फूड इनटेक है वो भी इसको इफेक्ट करता है, राइट। तो वंस और ट्वाइस इज नॉर्मल, बट अगर रेगुलरली आपको आपका जो स्टूल का कलर है वो या तो ब्लैक दिख रहा है या रेड दिख रहा है या पेल दिख रहा है, देन देयर कैन बी अ डिजीज और पॉइजनिंग, ठीक है। चलिए, अब अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी जो है वो सॉफ्ट टू फॉर्म्ड कंसिस्टेंसी होती है, राइट। अब देखिए, एक बात समझिए कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको ये एस्टिमेट करने में मदद करती है कि जो स्टूल है वो कितना फ्रेश है। ओके, देखो, आप इस बात को थोड़ा सा प्लीज समझो, दैट इफ वी टॉक अबाउट द स्टूल, अगर किसी की डेथ होने से थोड़ी आप जो आपका स्टूल है उसकी फ्रेशनेस से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई डेथ कितनी देर पहले हुई होगी, ओके। क्योंकि अगर ज्यादा आपको फ्रेशनेस नहीं नजर आ रही है तो आप समझ सकते हो, या बहुत ओल्ड सैंपल है तो आप समझ सकते हो कि डेथ थोड़े समय पहले हुई है, तभी सैंपल जो है वो आपको फ्रेश नहीं लगेगा, राइट। सो द कंसिस्टेंसी इज सॉफ्ट टू फॉर्म। एंड इफ वी टॉक अबाउट ओडर, तो ओडर जो होता है ना स्टूल का, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर, ओके, ऑलराइट। एंड जब प्यूट्रीफैक्शन हो जाता है आपके स्टूल का या फीसिस का, तो जो ओडर है वो चेंज हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक जो ओडर है आपके स्टूल का वो चेंज हो जाता है। नाउ रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट द वाटर कंटेंट 70 to 75% हो सकता है, okay, all right। And if we talk about the pH is 6.5 to 7.5, this is the range, please try to understand and note that if we talk about the pH will be 6.5 to 7.5, ठीक है। तो जब हिस्टोलॉजी की बात करते हैं अपन, या आप माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, सो ये pH वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन। Okay, now why we are studying forensic importance each and everywhere, because this is something of the primary importance to us from the perspective of the paper, right। if we talk about forensic importance, it's important for us to understand कि भाई composition में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये एक biological evidence की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, right। so if we talk about the components, आपको feces या stool में water, bacteria, undigested food, intestinal epithelial cells, mucus, bile pigment, फैट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और पैरासाइट्स या एग्स भी आपको मिलेंगे, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू लर्न, आपको ये याद कर लेना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट वाटर, 70 to 75% वाटर है, एंड ये कंसिस्टेंसी पता करने में आपकी मदद करता है। बैक्टीरिया अगर आप ड्राई वेट देखेंगे तो 25 to 50% आपको देखने के लिए मिलेगा, और माइक्रोबायोम के एनालिसिस में, फॉरेंसिक साइंस में ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अनडाइजेस्टेड फूड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डाइजेशन, ठीक है, तो डाइटरी रिकंस्ट्रक्शन में मदद करता है। इफ वी टॉक अबाउट इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, ये कम क्वांटिटी में मिलते हैं, याद रखेंगे दैट इफ वी टॉक अबाउट द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, आप कहेंगे शेड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स विल बी मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो शेडेड इंटेस्टिनल म्यूकोसा की एपिथेलियल सेल्स है, राइट। सो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो कम क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन है ना
क्वांटिटी कम है लेकिन है, एंड दे आर द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। और मैंने आपको कहा कि जो आपके प्रीवियस सोर्सेज हैं उनको ज्यादा बेटर आप कह सकते हो डीएनए सोर्स कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू फीसेस और स्टूल, ये हमने पढ़ लिया है, राइट। म्यूकस आपके स्मॉल अमाउंट में मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट बाइल पिगमेंट्स, ये ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, ओके और ये स्टेरकोबिलिन की वजह से ब्राउन कलर रहता है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। फैट आपको स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो भी ट्रेस अमाउंट में मिलेंगे। इनकी जो प्रेजेंस है वो केमिकल एनालिसिस में मदद कर सकती है। एंड पैरासाइट्स और एग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। अगर कोई डिजीज है तो हो सकता है स्पेसिफिकली आपको देखने के लिए मिले। एंड साथ साथ में स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करेगा। अगर आपको एग्स मिल रहे हैं तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो सकता है, पैरासाइट है तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, डिजीज का भी आइडेंटिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, बट इट इज वेरिएबल, राइट। अगर डिजीज है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ओके। चलिए, so that was about the composition. I'm so sorry for the disturbance. Now composition हमने पढ़ लिया. Now let's talk about the सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स, कोलोन, रेक्टम, ठीक है, जहां से आपका फेशियल वेस्ट एलिमिनेट होता है, आपका रेक्टम, गॉबलेट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स आपको मिलते हैं कभी कभी, मैक्रोफेजेस अगर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है तो, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स एंड ओवा आपको मिलेगा। अगर इन्फेक्टेड है तो, डिजीज्ड है तो, ये सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स आपको फीसिस में मिलते हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर द एपिथेलियल सेल्स, बिकॉज if we talk about these epithelial cells, these are the source of DNA, right। but अगर हम इसमें बात करते हैं source of DNA की, तो ये limited है। limited क्यों? क्योंकि हमको amount कम मिलता है, limited है, okay। limited क्यों है? because it is found in less amount, less portions or less amount, found in less amount, ओके क्योंकि ये लेस अमाउंट में मिलता है इसीलिए आप लिमिटेड कह सकते हैं, राइट। सो दैट्स अबाउट द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। हमने कॉम्पोजिशन समझ लिया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए सोर्स, ठीक है, जो कि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कोलोन से जो शेडेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी डीएनए यील्ड जो है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। फीसिस की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फीसिस, सो फीशियल मैटर में आपको फीशियल सैंपल अगर मिला है तो जो कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स होती है इसकी जो डीएनए यील्ड है, दिस इज हाईएस्ट, ओके ऑलराइट। एंड यही एक बहुत अच्छा ह्यूमन डीएनए का सोर्स है। इफ वी टॉक अबाउट द फीसियल सैंपल, मैं बार बार कह रही हूँ कि फीसिस के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें कि फीसिस में सबसे अच्छा डीएनए का सोर्स कौन सा है, सबसे अच्छा डीएनए सोर्स नहीं, फीसिस की अगर आप बात कर रहे हो, स्टूल की अगर आप बात कर रहे हो, तो सबसे अच्छा डीएनए सोर्स क्या होगा, हम उसकी बात करें, ठीक है। नाउ रेक्टल एपिथेलियल सेल्स जो है, रेक्टम की जो एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे डीएनए यील्ड जो है वो मॉडरेट होती है, तो यूजफुल है, लेकिन अब डेफिनेटली यील्ड मॉडरेट है तो वील प्रेफर द कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स ओकेजनली प्रेजेंट हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। और ये कब होगा, जब किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को डिटेक्ट करके आपको पता लग सकता है कि किस प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, किसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन है, राइट। नाउ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोबायोम की स्टडी में मदद करता है, एंड इसमें बैक्टीरियल डीएनए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरियल डीएनए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एंड इट हेल्प्स इन द माइक्रोबायोम स्टडीज, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ओकेजनली हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन है तो, अगर डिजीज है तो जो भी डिजीज है, ठीक है, उस स्पीशीज का डीएनए आपको मिल सकता है, एंड ये पैरासिटोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ में मददगार होता है, राइट। सो दैट्स अबाउट डीएनए सोर्स। आपको यहाँ से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स और रेक्टल एपिथेलियल सेल्स में ज्यादा डीएनए आपको कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स में मिलेगा, इसलिए बेस्ट ह्यूमन सोर्स अगर आप फीसिस की बात करते हैं तो वो कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है हमसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, राइट।
चलिए, तो सबसे पहले तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज अभी हमने देखा कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं, शेड कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनमें हमको डीएनए मिल सकता है, और डीएनए जब मिलेगा तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में मददगार रहेगा, राइट। सो ह्यूमन डीएनए ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, क्योंकि अगर आपके पास ह्यूमन डीएनए है तो आप एसटीआर प्रोफाइलिंग कर सकते हो। तो जब ब्लड नहीं है आपके पास, अगर जो रिमेन्स है वो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके हैं, अगर क्राइम सीन टॉयलेट है, ठीक है, और या किसी प्रकार का अबेंडन क्लोथिंग है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए फीसल वेस्ट को यूज कर सकते हो। जब ब्लड भी नहीं है, रिमेन्स पूरी तरह डिकम्पोज हो गए, ऐसे कि भाई आपको डेंटल पार्ट भी नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि डेंटल पल्प भी एक्सीलेंट सोर्स होता है डिकम्पोजिशन के केसेस में, ठीक है। क्राइम सीन्स में अगर टॉयलेट इन्वॉल्व है तो ठीक है, यानी जो क्राइम हुआ वो ऐसी जगह हुआ जो टॉयलेट है या टॉयलेट के आसपास का एरिया है, ठीक है, या आपको किसी प्रकार की अबैंडन्ड क्लोथिंग मिली है, तो भी आप स्टूल को या फीसल वेस्ट को एज अ सैंपल इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में फिशल कंटामिनेशन आपको एनल सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, या सॉडमी केसेस में, या कहीं पे चाइल्ड अब्यूज इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड विक्टिम और सस्पेक्ट की डीएनए दोनों में से किसी का भी डीएनए जो है वो रिकवर किया जा सकता है, अगर आपके पास फिशल सैंपल अवेलेबल है तो, ठीक है। नाउ टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ड्रग्स है, हैवी मेटल, पॉइजन के मेटाबोलाइट्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी मददगार होता है। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास यूरिन और ब्लड नहीं है, तो यूरिन और ब्लड नहीं है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये समझिएगा, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा जहां पे आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि जहां पे बेटर ऑप्शन होगा ब्लड को एज सैंपल लेना या यूरिन को एज सैंपल लेना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में यूरिन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो आपको बहुत कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस मिलेंगे। फूड पॉइजनिंग के लिए डेफिनेटली, अगर फूड पॉइजनिंग है तो आपको सेल्मोनेला या शिजेला या विब्रियो कॉलरे या क्लॉस्ट्रीडियम इकोलाई ये सब मिल सकते हैं, और आपको इलनेस का कॉज पता करने में मदद करते हैं। ये सिंपल सी बात थी। अब वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको पैरासाइट्स मिलेंगे, ठीक है, एग्स मिलेंगे, ओवा मिलेंगे, तो उसमें उससे आप स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनिमल डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हो, डाइट की एनालिसिस कर सकते हो, और इसके साथ साथ अगर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन्वॉल्व है तो उसमें भी आप फिशल वेस्ट को यूज कर सकते हो। माइक्रोबायोम के लिए तो है ही, हमने बात की कि क्योंकि हमको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेगा, इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम जो है वो हम डेफिनेटली पता लगा सकते हैं, और इससे हम क्या करेंगे, सस्पेक्ट को क्राइम सीन के साथ लिंक कर सकते हैं, पोस्टमार्टम इंटरवल एस्टिमेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन वर्सेस एनिमल फीसेस डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ माइक्रोबायोम फाउंड, ठीक है, कितने एक्सटेंट में क्या कॉन्सेंट्रेशन है माइक्रोबायोम का, इसके बेसिस पर हम ह्यूमन और एनिमल फीसेस के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस। ये फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस हो गई अगर हम बात करते हैं फीसेस की एज बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कलेक्शन की। तो कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप हैंडल कर रहे हो ना किसी बायोलॉजिकल एविडेंस को, सो यू शुड नो हाउ टू कलेक्ट द सैंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले यू शुड वेयर ग्लव्स एंड पीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। फोटोग्राफ लेना होता है आपको सैंपल का, स्टेराइल स्पैचुला या स्पून की मदद से कलेक्शन होना चाहिए, स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर में उसको आपको रखना चाहिए, इसको प्रॉपरली लेबल कीजिए, एंड मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी किसके पास कितने हैंड्स में सैंपल गया वो मेंटेन होना चाहिए। एंड अगर ड्राइड स्टेन्स हैं आपके पास, सो मॉइस्चन स्टेराइल स्वैब डिस्टिल्ड वाटर के साथ एंड विदाउट कंटेमिनेशन कलेक्ट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो मुझे पता है कि आप इतने शार्प हैं कि आपको बन जाएगा, but I keep this in the classes, or during the classes I discuss this, because कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में आपका ध्यान या अटेंशन नहीं जा पाता, so that's my duty, that's my role, that is why I am here ना, नहीं तो आप सीधे सीधे भी इसको पढ़ के और क्लियर कर सकते हैं, राइट, बट that is why I am here कि आपको छोटी से छोटी चीज भी अगर है पॉसिबली हो सकती है तो वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊं, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे कि किस पर्पस के लिए अगर आप यूज करने वाले हैं सैंपल को, तो उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाना चाहिए, और इसको टेब्यूलेटेड डेटा के फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि एक बार में आपको कंपैरिजन समझ में आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर डीएनए प्रोफाइलिंग आपको करनी है, जो कि डेफिनेटली अगर इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स मिले हैं तभी हो पाएगी,
ठीक है, या बैक्टीरियल डीएनए लेना है तो फिर अलग बात है। सो इफ यू टॉक अबाउट डीएनए प्रोफाइलिंग, सबसे पहले आपको सैंपल को रेफ्रिजरेट करना है, या तो 4 डिग्री सेल्सियस में, या फिर उसे फ्रीज कर दीजिए, या तो रेफ्रिजरेट कीजिए 4 डिग्री सेल्सियस में, या फ्रीज कर दीजिए -20 डिग्री टू -80 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। ओके, फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर रेफ्रिजरेटिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग एट -20 टू -80 डिग्री। ये मुझे लगता है मेरे सभी बच्चों को याद हो गया होगा क्योंकि हमने इसे इतना पढ़ लिया है। और मुझे लगता है बायोलॉजिकल एविडेंस वाला पार्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो हमको सिंपली याद हो जाते हैं, राइट। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ टेस्ट्स लगाने हैं तो आपको इसे स्टेराइल ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखना पड़ेगा, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए रेफ्रिजरेशन। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे एक सैंपल लेना चाहते हैं तो फिर यू शुड गो टू डीप फ्रीजिंग, फिर आपको डीप फ्रीजिंग के तरफ रुक करना चाहिए, राइट। सो दैट्स अबाउट कि किस पर्पस के लिए रख रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। क्वाइट इजी फॉर फीसेस, क्योंकि हमने अभी बात की है कि जब हमारे पास ब्लड, सीमन, यूरिन जैसे सैंपल नहीं होंगे तो हम फीशियल सैंपल में आएंगे, राइट। नाउ डिटेक्शन पे आ जाते हैं। तो डिटेक्शन यहाँ पे सिंपल है, देखिए यहाँ पे ना प्रिजम्पटिव टेस्ट स्पेसिफिकली नहीं है। मैं पहले ही आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे प्रिजम्पटिव टेस्ट नहीं है, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक विजिबिलिटी रहती है आपकी, तो आप विजुअल एग्जामिनेशन से फीसेस को डिटेक्ट कर सकते हो। ब्राउन कलर, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है और ओडर होता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है, तो इजीली हमको विजुअली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिशियल वेस्ट है या नहीं, सिंपल बात है, राइट। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं सैंपल की तो इसमें हमको प्लांट फाइबर्स मिल सकते हैं, मसल फाइबर्स, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स, पैरासाइट एग्स मिल सकते हैं, या हमको इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स मिल सकते हैं, और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया भी मिल सकता है। अगर डिजीज्ड है तो पैरासाइट्स भी मिल सकते हैं, राइट। तो अगर ये सारी चीजें आपको किसी सैंपल में मिल रही हैं तो आप कह सकते हो कि हो सकता है ये फीसेस हो। विजुअल एग्जामिनेशन तो समझ में आ ही जाता है, स्टूल एनालिसिस में ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, दैट इज ऑल्टरनेट लाइट सोर्स एएलएस, ठीक है, बट इसका यूज बहुत कम है, राइट। और ये स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिशेस के लिए आपको इसे यूज कर सकते हो एएलएस को। हमने अभी पुराने ड्राइड स्टेन्स, जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, सलाइवा पढ़ रहे थे, तो भी हम वहां पे एएलएस का यूज करते हैं। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर फीसेस, ऐसा नहीं है, जेनेरिक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द प्रिजम्पटिव टेस्ट। एंड जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ दैट देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिजम्पटिव टेस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फीसेस। ओके, फीसेस के लिए स्पेसिफिकली कोई प्रिजम्पटिव टेस्ट नहीं है, बट द आइडेंटिफिकेशन रिलाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ओडर, माइक्रोस्कोपी एंड बायोकेमिकल टेस्टिंग, राइट। किसी एक प्रकार का कोई प्रिजम्पटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉम्पोजिशन होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके आधार पर कलर या ओडर या माइक्रोस्कोपी और बायोकेमिकल टेस्टिंग, इन सारी टेक्निक्स को मिलाकर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये जो सैंपल है ये फीसल सैंपल है, बिकॉज विजिबल टेस्टिंग तो हम कर ही लेंगे, बहुत इजी है, right. The first test that we need to study when we talk about feces sample is the occult blood test, जिसको आप ग्वाइट टेस्ट भी कहते हो, but this test is not for feces। ये एक्चुअली में जब ब्लड सैंपल आते हैं आपके फीसेस में या फीसल वेस्ट में, तब ये टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में आया, दिस इज नॉट फॉर फीसेस एक्चुअली, ठीक है। ये कोई फीसेस का टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली उसमें जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड के सैंपल जो मिलते हैं आपको फीसेस में, एक्चुअली उसके लिए टेस्ट लगाया जाता है जिसको ऑकल्ट टेस्ट कहते हैं, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इसका नाम ही है, ठीक है। तो अगर आपको फीसेस में कोई ब्लड सैंपल मिलता है तो ये टेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन होगा मैम। तो हीमोग्लोबिन जो है, इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है उसके पास स्यूडो पेरोक्सीडेज एक्टिविटी होती है। अगर हीमोग्लोबिन की आप बात करते हैं तो ये स्यूडो पेरोक्सीडेज की तरह फंक्शन करता है। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपके पास हीमोग्लोबिन है ब्लड में, ठीक है, तो जब हम इसमें H2O2 यानी जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह एक्ट करता है तो ये ग्वाइक रेजिन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड। एक ऑक्सीडाइज ब्लू प्रोडक्ट ये बनाता है। तो अगर आपको ब्लू कलर मिल रहा है तो इट सेज कि भाई ब्लड प्रेजेंट है,
है ना। तो अगर ब्लड प्रेजेंट है और वो भी फीसल वेस्ट में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे इस टेस्ट को आप यूज करोगे? ऐसी फीसिस में ही कर सकते हो जहां पे फीसिस में ब्लड है, या किसी प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग है हो रही होगी तो भी आप डिटेक्ट कर लोगे अगर ब्लड आ रहा है तो, ठीक है। एंड अगर चाइल्ड अब्यूज इन्वेस्टिगेशन है तो उस इन केसेस में भी ब्लड जो सैंपल है वो आपके फीशल वेस्ट में मिलता है, राइट। लेकिन क्या होता है, कई बार जो कुछ वेजिटेबल्स हैं या एनिमल ब्लड है, ये भी पेरोक्सीडेज एक्टिविटी शो कर देता है, राइट। तो पेरोक्सीडेज एक्टिविटी जैसे ही होगी तो आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, इसलिए दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको सोचना चाहिए था कि मैम ये ओकल्ट टेस्ट जो है इसको कंफर्मेटरी क्यों नहीं कह रहे हैं अपन। नाउ यू शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आप अपने दिमाग से सोचो कि प्रिजम्पटिव क्यों है, व्हाई इट इज नॉट कंफर्मेटरी, बिकॉज ये दूसरी चीजों के साथ भी सेम रिजल्ट दे सकता है, इसलिए प्रिजम्पटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टेस्ट। इट इज अभी नहीं इस्तेमाल होता है ये बेंजीडीन टेस्ट जो है, पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि बेंजीडीन जो इसमें यूज होता है ना, ये एक कार्सिनोजेन है, यानी ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है ये, एंड देयरफॉर इट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड इन द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। दिस इज VIMP। ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप की चीजें पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। So if we talk about this now, do try to remember that if we talk about बेंजीडीन टेस्ट, तो बेंजीडीन टेस्ट में क्या होता है, बेंजीडीन टेस्ट में हमको हम यहाँ पे फिर से फीसल सैंपल लेते हैं, लेकिन फीसल सैंपल में हम ब्लड डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड है या नहीं, अगर ब्लड होगा तभी ये टेस्ट किया जा सकता है। वी टॉक अबाउट द बेंजीडीन टेस्ट, राइट। सो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन मैडम आएगा कहाँ से? हीमोग्लोबिन तो ब्लड से आएगा, ब्लड है तो ब्लड कहीं में होगा, ब्लड आपको फीशल सैंपल में मिल जाएगा। ये फीसिस का टेस्ट नहीं है, ये ब्लड इन फीसिस का टेस्ट है, ठीक है। ऑलराइट, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीडीन को कैटेलाइज कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमको ब्लू ग्रीन कलर मिल जाता है। सो ये टेस्ट भी आपको याद रखना है, बट इट इज नॉट यूज्ड अब इन द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बिकॉज ये कैंसर कॉजिंग होता है बेंजीडीन, ठीक है। चलिए, द थर्ड वन इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो अगर आपको इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, प्लांट फाइबर, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, तो ये आप कह सकते हो कि ये फीसिस हो सकता है, अगर आपको प्लांट फाइबर्स भी मिल रहा है, बैक्टीरिया भी मिल रहा है, पैरासाइट भी मिल रहा है, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स भी मिल रहे हैं, यू कैन से दैट इट कैन बी फीसिस, ओके। एंड देन there is one more test which is stercobilin detection. this is important, please इसको थोड़ा सा समझेंगे हम, ठीक है। तो स्टेरकोबिलिन की वजह से ही ब्राउन कलर आता है फीसिस का, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेरकोबिलिन इज एक्चुअली द पिगमेंट, द बाइल पिगमेंट, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर आता है नॉर्मल फीसिस में, ठीक है। तो अगर आपको रिडक्शन यहाँ पे दिखता है स्टेरकोबिलिन का, ठीक है, या एब्सेंस दिखती है, ठीक है, तो या तो बाइल फ्लो जो जिनका भी सैंपल है उनकी बॉडी का बाइल फ्लो इफेक्टेड है, ठीक है, या कॉम्पोजिशन कोई दूसरा है, मतलब फीसेस के अलावा कुछ और हो सकता है, स्टेरकोबिलिन का लेवल ये बताता है, राइट। बट ये कंफर्म नहीं कर सकते ना आप, है ना। कॉम्पोजिशन जो है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो सकता है, अगर आप बात करते हो दूसरे सैंपल्स की तो उसमें भी कॉम्पोजिशन डिफर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज अ प्रिजम्पटिव टेस्ट एंड नॉट कंफर्मेटरी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विद कंफर्मेटरी टेस्ट, अगेन नॉट फॉर फीसेस। नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग मैडम, अगर नॉट फॉर फीसेस है तो क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जब भी फीसल सैंपल्स की बात आएगी तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इससे एसोसिएटेड टेस्ट्स कौन कौन से हैं, बिकॉज पता है सारे बच्चे यही गलती करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट तो मैडम होता ही नहीं है ना फीसिस के लिए, प्रिजम्पटिव टेस्ट तो होता ही नहीं है ना, बट एसोसिएटेड टेस्ट पढ़ने इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वेयर माय रोल कम्स इनटू द पिक्चर। ये आपको बताना मेरा काम है। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ना यूजलेस है सो यू कैन इग्नोर द क्लास, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है। ऑलराइट, तो इफ वी टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट, अगेन ये फीसिस के लिए नहीं है, राइट, बट एसोसिएटेड है। तो हमको इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स तो मिलता ही है फीसिस में, ठीक है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। और डीएनए प्रोफाइलिंग का स्टेप अब मेरे बच्चों को याद हो गया है, मुझे पता है, राइट। सो सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स को हम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर के थ्रू, उसका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे, फिर एसटीआर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द कंपैरिजन विद रेफरेंस सैंपल्स। ये स्टेप आप रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, आपको ये स्टेप 1
बाय जंबल करके भी दिए जा सकते हैं, विच स्टेप इज नॉट अरेंज करेक्टली भी दिए जा सकते हैं, विच स्टेप इज ओमिटेड भी दिया जा सकता है। इससे बहुत, ये जो आपका डीएनए प्रोफाइलिंग है ना, इसके स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज डीएनए प्रोफाइलिंग थ्रू आउट फॉरेंसिक बायोलॉजी होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जहां भी डीएनए प्रोफाइलिंग है भाई, उसमें ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन तो है। अगर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है तो सस्पेक्ट विक्टिम आइडेंटिफिकेशन होगा, और किनशिप की, हु इज द फादर, राइट, कि आपका जो कहीं पर भी जब किनशिप वाले कंसर्न्स होते हैं तो वहां पर भी ये डीएनए प्रोफाइलिंग को हम करते हैं। बट यहाँ पे आप समझिए कि फीसेस के सैंपल में जो एपिथेलियल सेल होते हैं उससे मिलने वाले डीएनए का ये होता है। आपको समझ में आया? ये टेस्ट जो है उससे मिलने वाले डीएनए को कंफर्म कर रहे हैं हम, ये कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा। इस बात को प्लीज समझिएगा, इट इज नॉट फॉर फीसेस। ओके, द नेक्स्ट इज द पीसीआर बेस्ड स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। तो स्पीशीज स्पेसिफिक प्राइमर्स जो है वो डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं, विच आर यूनिक टू ह्यूमंस और एनिमल्स। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि आपको फीसल वेस्ट मिला, बट यू डोंट नो कि ये जो फिशल वेस्ट है ये एनिमल है, एनिमल का फिशल वेस्ट है या ह्यूमन का। तो हम वहां पे पीसीआर बेस्ड स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जो स्पीशीज स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे हमारे सैंपल्स में। तो जो स्पीशीज स्पेसिफिक प्राइमर्स है ना, वो डीएनए को एम्प्लीफाई कर देते हैं ह्यूमन डीएनए और एनिमल डीएनए को अलग अलग तरीके से, ठीक है। अलग अलग तरीके से स्पीशीज प्राइमर्स जो हैं वो एम्प्लीफाई करते हैं डीएनए को। मींस ह्यूमन डीएनए को अलग तरीके से एम्प्लीफाई करेंगे, एनिमल डीएनए को अलग तरीके से एम्प्लीफाई करेंगे, ठीक है। इससे हमारा हमें क्या मदद मिलेगी? हम ह्यूमन वर्सेस एनिमल फेसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ कोई इन्वॉल्व है तो वो भी देख सकते हैं। एंड वेटनरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। द थर्ड वन इज द माइक्रोबायोम सीक्वेंसिंग। ये भी क्योंकि माइक्रोबायोम फीशियल मैटर में मिलता है इसीलिए, ठीक है। तो जो 16S RNA है, राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग, जो 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग है, ये बैक्टीरियल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करती है। दिस इज VVIMP। इसको आप जितना नोट करना चाहे उतना नोट कर लें और याद कर लें यहीं से कि जो 16S RNA सीक्वेंसिंग होती है, 16S RNA जीन सीक्वेंसिंग जो होती है, ये बैक्टीरियल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेती है जो फीसेस में मिलते हैं। ओके, तो भाई अगर आपको पता चल गया बैक्टीरियल कम्युनिटीज, तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल माइक्रोबायोम की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन की जो पर बेस्ड जो रिसर्च है उनमें ये मदद करते हैं, और साथ साथ में जोग्राफिक ओरिजिन की स्टडीज में भी माइक्रोबायोम सीक्वेंसिंग मदद करती है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोबायोम सीक्वेंसिंग, यहाँ पर 16S RNA जीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से बैक्टीरियल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, सो दैट्स अबाउट द माइक्रोबायोम विच इज प्रेजेंट इन फीसेस। ये फीसेस का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द पैरासिटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो पैरासाइट अगर मिलेगा सो डायरेक्ट वेट अमाउंट के माध्यम से या कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, स्टेनिंग मेथड्स, ये सब क्या करती हैं? ये प्रोटोजोआ तो नहीं है, कोई हेलमिंथ तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का लार्वा तो नहीं है, ये सारी चीजों को डिटेक्ट करती है आपका पैरासिटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इससे हेल्प कहाँ मिलती है आपको? मेडिको लीगल प्रोसेसेस में या एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे आप करते हैं, वहां पे आपको पैरासिटोलॉजिकल एग्जामिनेशन मदद करती है। आप सिंपल वर्ड्स में मुझसे समझ लीजिए, आपका जो फेशियल वेस्ट है वहां पे आपको पैरासाइट्स भी मिल सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड है तो, अगर इन्फेक्शन है तो पैरासाइट मिलेगा ना, राइट। तो वहां पर हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट वेट माउंट टेक्निक या कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक या स्टेनिंग मेथड, अलग अलग प्रकार की, जिससे हम अगर कहीं पर प्लेट हेलमेंट्स हैं या एस्क्लेम हेलमेंट्स हैं या प्रोटोजोन्स हैं तो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलिए द नेक्स्ट वन इज द LCMS। ये भी हमने पढ़ा है बहुत 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 बार, ठीक है। तो LCMS जो टेक्निक है वो ड्रग मेटाबोलाइट, पॉइजन, हेवी मेटल एनालिसिस, पेस्टिसाइड, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। आप टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है
टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ये LCMS हमने कल भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड अगर आपको आपका जो सैंपल है फिशियल वेस्ट का, उसमें ड्रग मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाई करने हैं, पॉइजन डिटेक्ट करना है, हैवी मेटल तो नहीं है, पेस्टिसाइड तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन तो नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम LCMS मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास फिशियल सैंपल होगा तो भी। बट ये फिशियल आपका जो फिशियल सैंपल है उसकी डिटेक्शन के लिए नहीं, उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं प्रेजेंट है, उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। समझ गए? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। सो देखिए, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स, इसलिए इट इज अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एपिथेलियल डीएनए। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माइक्रोबायोम की जो माइक्रोबायोम्स है वो प्रोवाइड करता है ये माइक्रोबायोम एविडेंस, इसीलिए इसे वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन आइडेंटिफाई इंटेस्टिनल पैथोजेंस आइडेंटिफाई कर सकता है क्योंकि वो पैथोजेंस हैं, उनके ट्रेसेस हैं या उनके लार्वा हैं या उनके एग्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे सैंपल में। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में भी, जहां पे ड्रग्स, पॉइजन, हेवी मेटल्स आपको डिटेक्ट करने हैं, टॉक्सिन्स डिटेक्ट करने यूजफुल है, राइट। एंड साथ साथ में फूड पॉइजनिंग इन्वेस्टिगेशन में भी एक्सीलेंट सोर्स प्ले करता है, राइट। बट द लिमिटेशंस इज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी मिलेगा। कई बार एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन हो जाता है अगर सैंपल बहुत पुराना हो गया तो, है ना। ह्यूमन एंड माइक्रोबियल डीएनए मिक्स होता है क्योंकि माइक्रोबायोम एविडेंस भी मिलता है, ठीक है। वार्म क्लाइमेट्स में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। एंड एपिथेलियल सेल्स कितने हैं, जितने एपिथेलियल सेल्स होंगे उतना डीएनए है, अगर नहीं है तो भाई नहीं भी हो सकता है, ये भी समझिएगा। Okay, so these are the limitations. Now let's dig into the vaginal secretions. देखिए, मैं आप सबसे यहाँ पे अनुरोध करूंगी कि जब हम ये पढ़ रहे हैं ना feces and vaginal secretions, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टेबुलेटेड डेटा अपने पास खुद से बनाएं, जहां पर आप सारे प्रिजम्पटिव टेस्ट जो है ना वो या तो एक बबल चार्ट के माध्यम से या टेबल के माध्यम से पढ़ लें। तो वेजाइनल सिक्रेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हम टेबुलेटेड डेटा पढ़ें ताकि आपको ना सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए, बिकॉज फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रेशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस। उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में इनको पढ़ना है। वी शुड नो थिंग्स, ये पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि इन डेप्थ एनालिसिस की यहाँ पे जरूरत है वेजाइनल सिक्रेशन एंड द फीसेस। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा जितने बायोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े हैं दे आर ऑफ वेरी प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो भाई वेजाइनल सिक्रेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है जो कि वेजाइनल एपिथेलियम सीक्रीट करता है, और इसके साथ साथ वेजाइनल सीक्रेशन जो है उसमें वेजाइनल एपिथेलियम, सर्वाइकल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन ऐड होते हैं। इसके अलावा जो वेजाइनल ब्लड वेजल्स हैं उनसे निकले ट्रांसडुएट्स होते हैं वो भी रहते हैं वेजाइनल सीक्रेशन में, ठीक है। तो वेजाइनल सीक्रेशन जो है वो वेजाइनल एपिथेलियम, सर्वाइकल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड एंड इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल से निकलने वाले ट्रांसड्यूएट्स हैं, रिमेन्स हैं, वो भी आपको वेजाइनल सीक्रेशन में मिलेंगे। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या रोल प्ले करता है वेजाइनल सीक्रेशन, आप सबको पता है ऑलरेडी, राइट। हम इसको बस रिएट्रेट करें, हमारा मेन पर्पस है इसका फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस जानना, जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द वेजाइनल सीक्रेशन, ये वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन, एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है एंड किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इफ वी टॉक अबाउट दी वेजाइनल सिक्रीशन, देखिए सीमेन की बात करें और वेजाइनल सिक्रीशन की बात करें, सो ये दोनों ही सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज जो केसेस हैं, इन सब केसेस में आपको सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं, रेप केसेस हैं, इन सारे केसेस में वेजाइनल सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, all right. Now if we talk about the vaginal secretion, okay, remember कि इन आपने अभी देखा कि वेजाइनल एपिथेलियम इसे सीक्रेट करता है, मतलब एपिथेलियल सेल्स मिल सकते हैं आपको, और एपिथेलियल सेल्स जैसे ही पिक्चर में आते हैं हमारे पास डीएनए अवेलेबल है, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट में मददगार है, राइट। सो आपका जो वेजाइनल सिक्रेशन है उसमें फीमेल एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ हो सकता है, अगर इंटरकोर्स हुआ होगा तो सीमेन और स्पर्म भी आपको मिल जाएगा, मेल डीएनए तो मिल ही जाएगा जब सीमेन रहेगा, स्पर्म रहेंगे तो, राइट। इसके अलावा सलाइवा भी मिल सकता है एंड साथ साथ में माइक्रोब्स तो डेफिनेटली मिल ही सकते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, वेजाइनल सिक्रेशन में आपको जब फीमेल एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ स्पर्मेटोजोआ और सीमेन भी मिल रहा है तो ये सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में एक एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह काम आता है। बट इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट केसेस,
ओके, ऑलराइट। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन। अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वाटर जो है इसमें 90 to 95% रहता है। इट इज द मेन सॉल्वेंट। वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स वेरी, राइट, बहुत भी मिल सकते हैं, कई बार आपको कम अमाउंट में भी मिल सकते हैं, बट क्योंकि वेजाइनल एपिथेलियल सिक्रीशन है तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि एपिथेलियल सेल्स मतलब डीएनए के बेस्ट सोर्स। ठीक है। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन मिलेगा आपको। ये जो ल्यूगोल्स, आयोडीन और पीएच टेस्ट अभी हम इन्हें पढ़ेंगे, इन टेस्ट में ग्लाइकोजन का जो कंटेंट है उसके प्रेजेंस को देखा जाता है, तो हाई अमाउंट में मिलेगा। म्यूकस भी मिलेगा आपको, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन है तो म्यूकस रहेगा। इसके अलावा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैसे प्रोटीन मिलते हैं। तो आप अगर बायोकेमिकल एनालिसिस में एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन मिलते हैं तो कह सकते हैं कि भाई वेजाइनल सिक्रेशन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम आयंस भी मिलते हैं जो कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड मिलता है जो कि एसिडिक पीएच मेंटेन करने में मदद करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एसिडिक पीएच मेंटेन करने में आपका एसिटिक एसिड यहाँ, सॉरी, लैक्टिक एसिड जो है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा हाइड्रोलेज एंजाइम्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, आईजीजी लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइड्स जो है बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अगर हैं तो मतलब इन्फेक्शन है तभी होंगे। एंड लैक्टोबेसिलाई जो है ये एसिडिक, लैक्टिक एसिड है तो लैक्टोबेसिलस रहेगा। ठीक है, तो लैक्टोबेसिलस जो है वो प्रीडोमिनेंट फ्लोरा रहेगा आपके वेजाइनल सिक्रीशन अगर आपका सैंपल है तो, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है लैक्टिक एसिड, राइट, एंड इट्स ऑर्गेनिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। सो दैट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन। इसमें से आपको वाटर, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, एंड कौन सा ऑर्गेनिक एसिड एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। एंड साथ साथ में द इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम मिलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो जब हिस्टोलॉजी की बात आती है तो आप सेल की स्टडी करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो सेल की, राइट। सो एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एपिथेलियम, वेजाइनल एपिथेलियम जो है वो फीमेल एपिथेलियल सेल्स का सोर्स है, और एपिथेलियल सेल्स है तभी हमको डीएनए भी मिल रहा है। तो एपिथेलियल डीएनए का सोर्स ही एपिथेलियम है, राइट। तो किस प्रकार के एपिथेलियम है, इसमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड, स्ट्रेटा लेयर्ड मिलेंगे, सिंपल स्क्वामस नहीं है। स्ट्रेटिफाइड किस टाइप के एपिथेलियम है, स्क्वामस। कैसे होते हैं, फ्लैट, आपने पढ़ा है। ठीक है, ओके। सो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और यही एपिथेलियल डीएनए का सोर्स है। इसके बाद एक बेसल लेयर हमको मिलेगी, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम इन्वॉल्व है, जो कि क्यूबोइडल सेल्स की होगी। एंड ये जो क्यूबोइडल सेल्स हैं ये सेल रिजेनरेशन में मदद करते हैं, आपकी बेसल लेयर बेसिकली, राइट। फिर पैराबेसल लेयर जो है वो यंग एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर में आपको ग्लाइकोजन रिच सेल्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन भी देखने के लिए मिलता है। एंड एक सुपरफिशियल लेयर होती है मैच्योर स्क्वामस सेल्स की। ठीक है, और यही जो लेयर है ये आपके स्वैब्स में मिलती है। जब आप स्वैब एनालिसिस करते हो ना, तो यही जो लेयर है, यही मैच्योर स्क्वामस सेल्स की यही लेयर जो है वो रिकवर की जाती है जब आप स्वैब टेस्ट करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एपिथेलियम किस प्रकार का है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बेसल लेयर में क्यूबोइडल सेल्स मिलते हैं, पैराबेसल सेल्स में यंग एपिथेलियल, और सुपरफिशियल लेयर में हमको मैच्योर स्क्वामस सेल्स मिल रहे हैं। तो जब भी आप स्वैब एनालिसिस करोगे तो आपको कौन से सेल्स मिलेंगे, मैच्योर स्क्वामस सेल्स, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके कहीं पर भी फ्रेम किया जा सकता है, देयर इज नो लिमिटेशन टू द क्वेश्चन फ्रेमिंग हियर। ठीक है, चलिए, now if we talk about the normal vaginal flora, this is VIMP। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे लर्न कर लीजिए जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से ना इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन बनने की, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नो रिमेंबर चिल्ड्रन, व्हेन आई से इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज, आई एम जस्ट predicting the paper, I have not framed the paper, anybody else is not फ्रेमिंग द पेपर। जो पेपर सेटर है वो ही पेपर सेट करेंगे, एंड ही ओनली नोज कि भाई उन्होंने क्या क्वेश्चन दिए हैं, राइट। बट हमारा काम है सिलेबस के उन पर्सपेक्टिव को थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना जहां से जो सिमिलर एग्जामिनेशन है उनमें क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई कैन से आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है,
ऑलराइट, बट आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि यही पेपर आने वाला है। तो आप जब देखिए, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस वाया द वीडियोस अलोंग विद द नोट्स, एंड इसके साथ साथ हम एफएलटीज और क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दिस इज ओनली इन आवर हैंड्स ना, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक इनटू द पिक्चर। नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो भाई लैक्टोबैसिलस तो मिलेगा, लैक्टिक एसिड जो है वो एसिडिक पीएच मेंटेन करने में मदद करता है, इसीलिए ये इसका आपको पता है ग्लाइकोजन रहता है वेजाइना में, राइट, वेजाइनल सिक्रीशन में। सो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है लैक्टोबैसिलस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्योंकि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बना रहा है, ये 3.8 टू 4.5 का जो एसिडिक पीएच है उसको मेंटेन कर पाता है, राइट। दी अनदर वन इज स्ट्रेप्टोकोकस, ये नॉर्मल अमाउंट में रहेगा। ये इन्फेक्शन जब होता है तब ये स्ट्रेप्टोकोकस आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो अगर हाई अमाउंट में मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम जो है ये भी नॉर्मली मिलता है, ठीक है। लिमिटेड इसका सिग्निफिकेंस है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता फॉरेंसिक बायोलॉजी में। स्टेफाइलोकोकस कम मात्रा में मिलता है, and this is an opportunistic pathogen, okay, all right। so staphylococcus, cornybacterium, streptococcus ये प्रेजेंट है, ये पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैक्टोबैसिलस है, बिकॉज ये ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो 3.8 टू 4.5 मेंटेन रहता है, राइट। एंड एनारोब्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, नॉर्मल फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं। जब भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है तब उन केसेस में आपको एनारोब्स जो है वो ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, ओके। Now, I don't cover the scientific terms in very depth. Why? Because our focus is our focus is merely upon the biological evidence, है ना। जो साइंटिफिक टर्म्स एसोसिएटेड है, मैं अगर उनको बहुत डेप्थ में आपको डिलीवर करूंगी तो वो आपको शायद वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करे, और जो मेन चीज हमको पढ़ने की है वो मैं मिस आउट कर जाऊं, इसलिए मैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती। बट अगर आप चाहेंगे तो मुझे आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, आई एम अवेलेबल, ओके। चलिए, सो दैट्स अबाउट द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा। नाउ लेट्स लर्न द डीएनए सोर्स विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स और सर्विक्स है, वेजाइन फीमेल अगर आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर्विक्स और वेजाइना का जो एपिथेलियल सेल है ये बहुत अच्छा डीएनए सोर्स का काम करता है। Vaginal epithelial cells are excellent if we talk about the DNA. If we talk about from the perspective of DNA source, so vaginal epithelial cells are give excellent DNA yield. But अगर आप cervical epithelial cells के बारे में बात करते हो, जो cervix की epithelium है वहां से जो shedded cells है, तो यहाँ पे भी आपको good amount में DNA yield मिल जाती है। But vaginal epithelial cells are best female DNA source, important, okay। ऑलराइट, इफ यू टॉक अबाउट वेजाइनल सिक्रीशन, ल्यूकोसाइट्स कभी कभी हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। स्पर्मेटोजोआ एक्सीलेंट है अगर आपको मेल डीएनए की प्रोफाइलिंग करनी है, अगर स्पर्मेटोजोआ मिल गया तो मेल डीएनए की प्रोफाइलिंग एक्सीलेंट होगी, ये हमको पता है। और सेमिनल प्लाज्मा जो है इसमें न्यूक्लियर डीएनए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन पीएसए का डिटेक्शन आप डेफिनेटली कर सकते हो, ओके। तो दैट्स अबाउट द डीएनए सोर्स। यहाँ से वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स और स्पर्मेटोजोआ हमको याद करना जरूरी है, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में डीएनए यील्ड हमको वेजाइनल एपिथेलियल सेल से मिलेगी, उसके बाद सर्वाइकल एपिथेलियल सेल से मिलेगी, और उसके बाद ल्यूकोसाइट, सबसे कम ल्यूकोसाइट से मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सीमेन प्रेजेंट है, सीमेन अगर है तो फीमेल एपिथेलियल डीएनए तो है आपके पास, उसके साथ साथ आपके पास मेल स्पर्म डीएनए भी है, तो आप मिक्स डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हो। तो मिक्स डीएनए प्रोफाइलिंग वेजाइनल सिक्रीशंस के साथ आप तब कर सकते हो जब आपके पास फीमेल एपिथेलियल डीएनए के साथ साथ मेल स्पर्म डीएनए भी है, okay। So that's about the DNA source. Now let's talk about the forensic importance. मैडम, वी नो कि जहां सेक्सुअल असॉल्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होगी वहां पे एक बहुत अच्छे सोर्स की तरह एक्ट करेगा वेजाइनल सिक्रीशन। रेप इन्वेस्टिगेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एसटीआर प्रोफाइलिंग तो कॉमन है, जहाँ पे भी डीएनए है वहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एसटीआर प्रोफाइलिंग के द्वारा होगी। मेल डीएनए इन मिक्स सैंपल को डिटेक्ट करने में वाई एसटीआर एनालिसिस, कहीं पर अगर होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन है या
ल्यूब्रिकेंट कॉन्डम डिटेक्शन है, तो वहां पर भी आपको क्योंकि आप अगर हम बात करते हैं ल्यूब्रिकेंट या कॉन्डम की, तो इसमें आपको वेजाइनल सिक्रीशंस के सैंपल मिल सकते हैं, राइट। तो इवेंट की रिकंस्ट्रक्शन में मदद करता है, एंड मल्टीपल ऑफेंडर केसेस जो होते हैं वहां पे आपको मिक्स डीएनए मिल सकते हैं, तो उसके इंटरप्रिटेशन में भी ये मददगार साबित होता है। ओके, सो आप इसे समराइज फॉर्म में समझोगे तो जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, रेप केसेस है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन। तो देखिए, डीएनए एनालिसिस करना है तो रेफ्रिजरेट करना है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो -20 डिग्री टू 80 डिग्री, -80 डिग्री हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपी करनी है तो एयर ड्राइड स्लाइड्स बना लीजिए, ट्रांसपोर्ट करना है तो पेपर एनवेलप या स्वैप बॉक्स में रखिए, और हीट, मॉइस्चर, सनलाइट और वेट प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कीजिए अगर आपको प्रॉपर प्रिजर्वेशन करना है तो। इट इज वेरी सिंपल, एंड मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now let's talk about the detection method, which is important and we should pay a lot of attention here. ये important है, ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशन आप अगर देखें तो फिजिकल अपीयरेंस इसका व्हाइट या क्रीम कलर का सिक्रीशन होगा, एंड इसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट प्रिलिमिनरी। ओके, ऑलराइट। इसके बाद आप यूवी या ऑल्टरनेट लाइट सोर्स जो एएलएस हम यूज करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नेचुरल फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगी, बट ये वीक रहती है, तो इसलिए इट इज नॉन कन्फर्मेटरी, क्योंकि सलाइवा में भी मिलती है, ड्राइड यूरिन स्टेन्स में भी मिलती है, सो दिस इज नॉन कन्फर्मेटरी। माइक्रोस्कोपी जो है जिसमें हम सेल्स का एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर आपको स्क्वामस सेल्स या स्पर्म मिल जाते हैं, इसमें आपने माइक्रोस्कोपी की, माइक्रोस्कोपी में आप जब सैंपल को देख रहे हो उसमें आपको जो सेल्स है उसमें स्पर्म देखने के लिए मिल रहा है या स्क्वामस टाइप के सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि आपका जो स्क्वामस सेल्स है, स्क्वामस एपिथेलियम है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो स्क्वामस एपिथेलियम के अगर सेल्स मिल रहे हैं और साथ में स्पर्म मिल रहा है, तो कहा जा सकता है कि जो सैंपल है वो क्या है आपका, वो वेजाइनल सिक्रीशन है। इसके साथ साथ पीएच पेपर की मदद से अगर आप एसिडिटी मेजर कर रहे हो और आपको 3.8 टू 4.5 मिल रही है, तो इट सपोर्ट्स कि ये वेजाइनल सिक्रीशन हो सकता है। आर वी वेरी क्लियर विद दिस? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको रिप्ले कीजिए, बिकॉज ये पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेब्युलेटेड फॉर्म में पढ़ लेंगे तो दिमाग में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिजम्पटिव टेस्ट। हमने प्रिलिमिनरी पढ़ लिया, मैंने अभी आपको बताया था कि ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट और पीएच 10 हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएच टेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो आपको पीएच 3.8 टू 4.5 चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। अगर 3.8 टू 4.5 एसिडिक पीएच आपको मिल रहा है, मतलब कि वेजाइनल ओरिजिन ये कंफर्म करता है, ठीक है, ऑलराइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सीमेन है या इन्फेक्शन है या मेनोपॉज है, उसमें ये जो पीएच है वो डिफर करता है, अलग अलग आपको दिखाई देता है, इसलिए ये प्रिजम्पटिव है, कंफर्मेटरी नहीं, ठीक है। तो हमको पता है कि लैक्टिक एसिड की वजह ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है लैक्टोबैसिलाई के द्वारा, एंड इसीलिए हमको एसिडिक पीएच मिलता है, और पीएच पेपर के माध्यम से हम पीएच जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट जो है, ग्लाइकोजन रहता है, हमको पता है वेजाइनल सिक्रीशन में ग्लाइकोजन है, तो आयोडीन जो ल्यूगोस आयोडीन टेस्ट में हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, ये आयोडीन ग्लाइकोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसमें हम ल्यूगोस आयोडीन रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन ये एक ब्राउन कलर का ग्लाइकोजन आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ल्यूगोस के आयोडीन टेस्ट में अगर आपको ब्राउन कलर मिलता है तो मतलब ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, और ग्लाइकोजन जो है वो एक आप कॉम्पोजिशन जब हम देख रहे थे वेजाइनल सिक्रीशन की, तो वहां पे ग्लाइकोजन था, राइट। सो एक प्रिजम्पटिव टेस्ट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा द पीएएस 10, राइट। तो ग्लाइकोजन जो है, ध्यान से समझिएगा, ग्लाइकोजन एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लाइकोजन ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है जब ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम पेरियोडिक एसिड प्लस शिफ्ट रिएजेंट ऐड करेंगे सैंपल में, और ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन और एल्डिहाइड मिलकर एक मेजेंटा कलर का, पिंक कलर या मेजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अगर आपको पिंक मेजेंटा एपिथेलियल सेल्स दिखाई देती हैं तो ये बता सकता है कि ग्लाइकोजन, ये जो पीएच 10 है ना, ये एक्चुअली में ग्लाइकोजन की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। तो बता देगा कि भाई हाँ, हो सकता है ग्लाइकोजन हो, ठीक है, लेकिन अदर सोर्सेज में भी ग्लाइकोजन हो सकता है, इसीलिए ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी नहीं है, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। माइक्रोस्कोपी, सबसे पहले तो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स अगर आपको दिख रहे हैं, द स्क्वामस कैरेक्टरिस्टिक स्क्वामस सेल्स, तो आप कह सकते हो कि वेजाइनल ओरिजिन है। तो माइक्रोस्कोपी इज कंफर्मेटरी इन नेचर, जहां पे हमको वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स अगर दिख रहे हैं जो कि कैसे होंगे, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, तो हम कह सकते हैं कि ये वेजाइनल ओरिजिन का सिक्रीशन है।
राइट। इसके अलावा डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन, तो अगर डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन की आप बात करते हैं तो ये एपिथेलियल डीएनए को स्पर्म डीएनए से सेपरेट करता है, डिफरेंशियल डीएनए। तो इसमें होता क्या है, आई एम सॉरी, आपका जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल लाइज करके डीटीटी ट्रीटमेंट के द्वारा स्पर्म को लाइज करता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपको फीमेल और मेल डीएनए अलग अलग मिल जाते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में ये मददगार होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें पहले एपिथेलियल सेल्स का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद उसमें डीटीटी ट्रीटमेंट होगा और डीटीटी ट्रीटमेंट की वजह से स्पर्म का लाइसिस होगा, आप कह सकते हो सेपरेशन होगा, ठीक है। और स्पर्म के लाइसिस जब स्पर्म का लाइसिस होगा यानी स्पर्म सेपरेट आउट हो जाएगा तो आपको मेल डीएनए मिल जाएगा और फीमेल डीएनए अलग मिल जाएगा। तो फीमेल और मेल डीएनए को ये सेपरेट करता है आपका डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन जो टेस्ट है, ठीक है। एसटीआर प्रोफाइलिंग तो अब आपको पता ही है, राइट। डीएनए एक्सट्रैक्शन, पीसीआर, फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे इंडिविजुअल डीएनए प्रोफाइलिंग होती है और विक्टिम सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। वाईएसटीआर हमें पता है मैम, अब हम रट चुके हैं कि ये मेल डीएनए को डिटेक्ट कर लेता है और मिक्स डीएनए सैंपल्स में से हम मेल डीएनए को अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पीएसए P30 ये भी हमने पढ़ा है, इट इज एन इम्यूनोलॉजिकल ऐसे, ये भी हमने पढ़ लिया है, इसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो अगर पॉजिटिव है पीएसए P30 टेस्ट तो सीमेन प्रेजेंट है और सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्ट है ये एक्चुअली में सेमिनल फ्लूइड का कंफर्मेटरी टेस्ट, यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड की प्रेजेंस को ये बता रहा है। लेकिन वेजाइनल सिक्रीशन में अगर आपको माइक्रोस्कोपी के द्वारा स्क्वामस सेल्स भी मिल रहे हैं और साथ साथ में आपका PSA30 भी प्रेजेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वेजाइनल सिक्रीशन है। ओके, सेमिनोजेलिन टेस्ट जो होता है ये अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि ये सेमिनल फ्लूइड है। एंड इसके अलावा द क्रिसमस ट्री स्ट्रेन है ना, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैम की स्पर्म के लिए हम क्रिसमस ट्री स्टेन के कोट लगाते हैं, राइट। सो जो स्टेन जो स्पर्म है उसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है किसमें, क्रिसमस ट्री स्टेन टेस्ट में। इसमें आपको रेड कलर का हेड और ग्रीन कलर का टेल दिखेगा, स्पर्म हेड और स्पर्म टेल। सो आप बता देंगे कि ये आपका स्पर्म है, राइट। सो दीज आर द कंफर्मेटरी टेस्ट, बट ये स्पेसिफिकली वेजाइनल सिक्रीशन के टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट है उन कंपोनेंट्स के जो आपको वेजाइनल सिक्रीशन में मिलते हैं। क्या आपको समझ में आया जो मैं बताना चाह रही थी और मैंने बार बार थ्रू आउट इस क्लास में बताया है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेजाइनल सिक्रीशन है अगर आपके पास, ठीक है, तो आप कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, द पीएच टेस्ट, ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट एंड पीएच10। ओके, ये आप स्क्रीनिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपी प्लस एसटीआर प्रोफाइलिंग आप कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेजाइनल स्वैब में सीमेन मिलता है तो फिर आप एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट जो हम आपके सीमेन के लिए करते हैं, राइट। एंड PSA दैट इज P30 सेमिनोजेलिन टेस्ट, क्रिसमस ट्री एंड एसटीआर वाईएसटीआर एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको सीमेन मिलता है स्वैब में। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्पर्म है कि नहीं, स्पर्म है तो मेल डीएनए इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आज आपको पढ़ के मजा आया होगा। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़े आपके फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रीशंस जो बायोलॉजिकल एविडेंस है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताया that next class will be uploaded on Wednesday and we won't be covering the MCQs this time क्योंकि हम क्रोमोसोम वाला पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्रोमोसोम वाला जो पार्ट है वो एक क्लास में मैं कवर कर दूं इन 45 to 50 मिनट्स ताकि हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए वेडनेसडे तक, ठीक है। उसके बाद हम एफएलटी कर लेंगे उस एक दिन छोड़ के और जो दूसरा दिन आएगा उस दिन आपको एफएलटी मिल जाएगा इसका यूनिट 1 का एंड देन वील मूव टू यूनिट 2। ओके, सो आई होप आज आपको पढ़ के मजा आया हो। प्लीज आप मुझे अपने जो फीडबैक है वो कमेंट्स के माध्यम से दीजिए एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अजब सिंह जी, आप हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और आप डेफिनेटली आपने लास्ट जो वीडियो था उसमें किसी ने आंसर नहीं किया बट आपने आंसर किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आई विश एंड आई प्रे रियली रियली गुड फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। आप सब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप सभी सफल हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपने कमेंट्स डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे टेलीग्राम और कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है यहाँ सेंड मैसेज में जाके आपको यूनिट 1 टाइप करना है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आपको पूरे यूनिट के नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर एनॉर्मस लव टुवर्ड्स द नोट्स, टुवर्ड्स द सीरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडीइंग और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार।
नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।